हेलो बच्चों। तो आज की क्लास मेरे कुछ छोटे और प्यारे बच्चों के लिए, छोटे मतलब जनरली स्टूडेंट को जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास एक अच्छा कंटेंट नहीं है और लोग 11th पे काम कर रहे हैं, 12th पे वर्क कर रहे हैं, है ना। और आईआईटी जेईई नीट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि यार जो अगर मैं 9th-10th की बात करता हूँ तो 9th-10th के पास में अच्छा कंटेंट आपके पास नहीं है। तो मैंने ये प्लान किया कि यार आपको 9th-10th को बढ़िया सा एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, अच्छा सा कंटेंट आपको दिया जाए, ठीक है। और थोड़ा सा विजुअलाइज करके आपको चीजें बताई जाए, ठीक है। तो आज से शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत में मेरे पास आज का जो पहला टॉपिक है वो 10th का मैंने लिया है। 10th का टॉपिक है बेटा, और 10th की आज मैंने शुरुआत की है। मतलब आपके पास फिजिक्स में लगभग 5 चैप्टर्स होते हैं। हम एक एक चैप्टर धीरे धीरे करके कवर करेंगे और पांचों चैप्टर को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये ट्राई करेंगे कि यार हमारे मन में एक इमेज डेवलप हो जाए उस चीज को लेके। फिजिक्स में जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी होती है और कोशिश करेंगे कि इसे इमेजिन कर पाए, सोच पाए। और आपको पता है जिस दिन आप इमेजिन करना सीख गए, मतलब आपने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, इसका मतलब आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी अब डेवलप हो चुकी है। और जब आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन में आज जो चैप्टर है वो पहले मैं चैप्टर क्लियर कर दूं और उस चैप्टर में हम कंटेंट वाइज शुरुआत किस टर्म से या फिर किस वर्ड से करने वाले ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यार मैंने आपको बता दिया कि आपको जो शुरुआत करनी है, मतलब मुझे जो आज आपको बताना है और धीरे धीरे करके लेक्चर में हमें आगे बढ़ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत क्या करेंगे बेटा, लिखा है मैंने व्हाट वी विल लर्न, है ना। देखिए आप, देखिए बेटा कि आज हम व्हाट वी विल लर्न टुडे, यानी आज हम क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या, एक वर्ड दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर, अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं तो 10th की बुक में, सीबीएसई बुक में इसे आप करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानेंगे। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस नाम से इस चैप्टर को जानेंगे आप, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानेंगे। और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आज मुझे पढ़ाना क्या है, यानी आज हम पढ़ेंगे क्या, दैट इज सबसे पहले वर्ड सीखेंगे कंडक्टर, उसके बाद एक वर्ड सीखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद एक लॉ सीखेंगे दैट इज ओम्स लॉ। दैट इज ओम्स लॉ, यानी ये हमारा कंटेंट ऑफ डिलीवरी। आज बेसिकली हम जिस कंटेंट को लेकर आगे बात करने वाले हैं वो है पहला कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट एंड तीसरा ओम्स लॉ। स्टार्ट करें सेशन। तो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज कंडक्टर। तो जानते हैं बेटा कंडक्टर्स होते क्या। तो यहां पे मैं कंडक्टर को पहले तो डिफाइन करूंगा, फिर आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो दिमाग है वो विजुअलाइज चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाता है। जिस चीज का आप जैसे वीडियो देख लेते हैं, किसी चीज को आप चित्र में देख लेते हैं या कोई फिगर देख लेते हैं, तो आपको पता है आप उसको याद रख लेते हैं, परमानेंटली आप उसे याद कर पाते हैं और आपका रिकॉल कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है। जब भी उस टाइप की बात आपके सामने आती है तो उस टाइप के वर्ड आप आसानी से रिकॉल कर पा रहे होते हैं। लर्न किया हुआ रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, विजुअलाइज किया हुआ यानी देखा हुआ या फिर इमेजिन किया हुआ रिकॉल करना आसान होता है। और आपको बता देता हूं बेटा, लिखा हुआ सबसे आसान होता है रिकॉल करना, क्योंकि बेटा जब आप लिख रहे होते हैं तो लिखते समय आपका दिमाग हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड मोड पे होता है। क्यों? क्योंकि आप लिख ही तब सकते हैं। आप वीडियो बिना कंसंट्रेशन के देख सकते हैं, आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ भी आप बिना कंसंट्रेशन के कर सकते हैं। बिना कंसंट्रेशन ही पढ़ते हैं लोग, ऐसा पेजेस पलटते रहते हैं, कुछ लोग वीडियोस देखते रहते हैं ऐसे बस, है ना। लेकिन आपको पता है लिख आप तभी सकते हैं जब आपका दिमाग हाईली कंसंट्रेटेड मोड पे हो, क्योंकि लिखते समय आपको वो चीजें कॉल करनी पड़ती हैं जो आपने याद रख रखा होता है, जिससे आपका जो दिमाग है वो केवल उन दो जगहों पे बार बार जा रहा होता है। कहां पे? पहला जहां पे स्टोर्ड है और दूसरा खींच के कहां पे लेके आना बेटा, पेन पे। तो आपको पता है हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को आप एक बार प्रैक्टिस करना घर पे। छोटे हैं
आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो आपको पता है सबसे जो पहला वर्ड है बेटा दैट इज कंडक्टर। क्या? कंडक्टर। इस वर्ड को समझते हैं, व्हाट इज कंडक्टर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वर्ड का पता भी होगा, है ना, इस वर्ड का पता भी होगा। तो कंडक्टर्स होते क्या है? कंडक्टर मींस दोज आर द मटेरियल, दोज आर द मटेरियल, द मटेरियल which is used to which is used to transport the charge, transport the charge, which is used to transport the charge, जो चार्ज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे बसेस के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स मींस दोज आर द मटेरियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी वर्ड। आपको पता है हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके अकॉर्डिंग कंडक्टर वर्ड का आप वो वाला कंडक्टर मत समझ लेना जो बसेस में होता है ना। अब बोलोगे सर बसेस में जो कंडक्टर होते हैं वो कैसे आप जो चार्जेस है उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं? तो यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी वाले कंडक्टर की बात कर रहे हैं। सो दोज आर द मटेरियल विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें आप कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अच्छा, एक वर्ड यहां पे आया बेटा चार्ज। क्या आया? चार्ज। तो आपको पता है कि चार्ज जो होता है, यानी आपको पता है ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर के बारे में स्टार्ट किया है, चार्ज वर्ड मिल गया, तो हम चार्ज वर्ड को पहले सीख लेते हैं। चार्ज वर्ड क्या होता है? तो चार्ज का मतलब होता है बेटा क्या? चार्ज को मैं सिंपली कैसे डिफाइन करूंगा? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब आप किसी को एग्जैक्टली कोई वर्ड सिखाना चाहते हो तो उसको खुद भी आप एग्जैक्टली सीखें, उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। लिखा है मैंने द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से? वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आपको पता है मैं प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया करूंगा और इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया करूंगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्योंकि उसमें एक मैटर, क्योंकि वो मैटर एग्जिस्टेंस है उसमें, तो मैटर एग्जिस्टेंस है दैट्स वाई उसमें मास है। तो इलेक्ट्रॉन में भी मास है, प्रोटॉन में भी मास है। वैसे इलेक्ट्रॉन में एक प्रॉपर्टी और भी है दैट इज चार्ज, दैट इज चार्ज। ठीक है, दैट इज चार्ज। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें जो चार्ज की प्रॉपर्टी है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से दोनों के अलग अलग नाम दिए गए। इसको कह दिया गया नेगेटिव चार्ज। क्या कह दिया गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। और इसको कह दिया गया पॉजिटिव चार्ज कह दिया गया। ठीक है, तो जब आपसे कोई कभी पूछता है व्हाट इज चार्ज, तो आप उसे कभी ये नहीं कहोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव। जैसा पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ओनली। ये केवल और केवल दो अलग अलग चार्जेस को बीच में रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहा है। तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही है जैसे राम श्याम। जैसे एक बच्चे का नाम राम रख दिया जाए, एक बच्चे का नाम श्याम रख दिया जाए, तो आपको पता है राम और श्याम ये डिफरेंशिएट करता है कि इस बच्चे का नाम राम है और इस बच्चे का नाम श्याम है। वैसे इलेक्ट्रॉन का नाम नेगेटिव है और प्रोटॉन का नाम पॉजिटिव है। तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर आप नहीं कहोगे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आप कहोगे चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन में मास होता है? होता है। प्रोटॉन में मास होता है? होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है? होता है। प्रोटॉन में चार्ज होता है? होता है। सो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कभी अलग ना होने वाली प्रॉपर्टी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज को निकाल नहीं सकते, जैसे आप उससे मास को नहीं निकाल सकते वैसे ही उससे चार्ज को भी निकाला नहीं जा सकता है। क्लियर है? और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि फंडामेंटली हमारे पास केवल दो ही पार्टिकल ऐसे हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं, जिनमें चार्ज है। इसके अलावा कहीं पे भी किसी भी पार्टिकल पे चार्ज हम की बात नहीं करते। ठीक है, अगर कहीं पे भी चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होगा। इज दिस ओके और नॉट? सो व्हाट इज चार्ज?
चार्ज मीन्स द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जो प्रॉपर्टी आप उससे निकाल नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मुझे बताओ, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, यस मुझे आता है, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या आप मुझसे अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। उस प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या बोलेंगे आप? सर उसी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वजह से ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल भी कर सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर लाइकली चार्जेस हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इन टाइप के चार्जेस को आप लाइकली चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइकली चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? लाइकली चार्ज कहते हैं। और लाइकली चार्ज क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं, ठीक है। और अगर मैं अनलाइकली चार्जेस की बात करता हूं बेटा, किसकी? अनलाइकली चार्ज की बात करता हूं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्शन करते हैं। क्या इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। मतलब ये एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रिपल्सन यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, सॉरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन क्यों होता है, तो आप कहोगे सर इनमें एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है, और उस चार्जेस की वजह से, उस चार्ज की वजह से एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे की वजह से वो आकर्षण करते हैं, मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इज दिस ओके नाउ और नॉट? ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज कंडक्टर से, नया वर्ड मिल गया दैट इज चार्ज, और चार्ज के बारे में छोटी मोटी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी वो मैंने दे दी। हाँ, एक बात और याद रख लोगे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन में मास होता है, तो आप कहोगे होता है, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये याद करने वाली बात है। प्रोटॉन में मास होता है, यस होता है, कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। आपको पता है दोनों पार्टिकल मास पार्टिकल है, वैसे ही दोनों में चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता देख पा रहे हैं कि दोनों में चार्ज अमाउंट में इक्वल है, यानी दोनों में चार्ज का जो अमाउंट है वो इक्वल है। एंड हाउ मच charge associated with the electron, that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and how much charge associated with the proton, that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। इसका मतलब है इनमें चार्ज है, दोनों का अमाउंट बराबर है, लेकिन दोनों की प्रकृति यानी नेचर अलग अलग है। इसी वजह से इसको क्या कह देते हैं बेटा? नेगेटिव, और इसको क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव कह देते हैं। प्रकृति अलग अलग है, दोनों में बराबर है। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द मास पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल आल्सो। इज दिस ओके और नॉट? यानी वो चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और मास पार्टिकल भी। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछा करेगा व्हाट इज चार्ज, तो इसका आंसर कैसे दिया करोगे? आप आंसर दिया करोगे बेटा कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ये उसमें है। कहां से आई मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रॉन में मास है, कहां से आया हमें नहीं पता, है ना। ये गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन में मास होता है, होता है। प्रोटॉन में मास होता है, होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, यस होता है। प्रोटॉन में चार्ज होता है, होता है। कहां से आया हमें नहीं पता, कितना होता है इसके हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले लिए। क्लियर है बेटा? सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर मींस द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द चार्ज। एंड व्हाट इज चार्ज? द चार्ज इज रिटन लाइक दिस। So what is the cause of repulsion? Charge. What is the cause of attraction? That is charge. What is charge? The intrinsic property of fundamental particle. कहां से आई मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही क्यों आई। इसके अलावा और कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है जिनमें चार्ज होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है। सो ये बात आपको, अब हम कंडक्टर में आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये चार्ज वर्ड आ गया था, दैट्स वाई हम चार्ज यहां पे देख पाए। क्लियर है? चलो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर कोई चीज कंडक्टर है यानी जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है,
जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, तो मन में एक विचार आता है कि क्यों लेके जा रही है, क्यों लेके जा रही है, मन में एक विचार आता ना, क्यों लेके जा रही है। ठीक है, उसी क्यों और क्या का जवाब हमें यहां पे ढूंढना है। देखो एक बात बता देता हूं, छोटे स्टूडेंट जैसे 9th एंड 10th में, तो बेटा 9th 10th स्टूडेंट के लिए मेरा हमेशा ही आपसे कहना है कि आप कभी भी क्यों वर्ड को लीव मत करें, आप जरूर पूछें व्हाई। पहले पूछे व्हाट एंड देन पूछे व्हाई। व्हाट एंड व्हाई आपके क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस ही आपको थ्रू आउट द ईयर हेल्प करेंगे आपका मेंटल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने में। तो आप कभी भी व्हाट एंड व्हाई को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सो ये कंडक्टर है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है, तो इसका मतलब इसमें चार्ज होना भी तो चाहिए। देखते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली लेवल पर देखते हैं। आपको पता है, ये मान लेते हैं कि इसका एल्यूमिनियम का एक तार है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं 2 8 3, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। ऑक्टेट रूल है ना, एक ऑक्टेट रूल क्या है कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर मैं आपसे बोलूं 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह हुआ कि वो 8 नहीं है। अगर 8 नहीं है तो इसका मतलब ये एक स्टेबल एटम नहीं है। तो आपको पता है इन इलेक्ट्रॉन को आप लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो कि आसानी से इस क्लास को लीव कर देते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो एट रूम टेम्परेचर कितने इलेक्ट्रॉन लीव हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन लीव हो गए। तो आपको पता है वो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस कंडक्टर के अंदर रैंडमली भटक रहे होंगे कि नहीं? आपको पता है एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऐसी हजारों एटम, लाखों एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? हर एटम एक 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है यहां पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली भटक रहे होंगे कि नहीं? रैंडमली भटक रहे होंगे। आपने बोलते हैं रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन, रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे आप इन्हें? रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपने रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे थे, इस टाइप की संरचना होती है एक एटम की, इस टाइप का। अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 3। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने? 11, क्योंकि सॉरी 13। जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी उसमें प्रोटॉन होता है। तो 13 तो प्रोटॉन है और 13 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का जो एक एटम था उस पर टोटल चार्ज कितना था? देखो 13 तो है इलेक्ट्रॉन और 13 है प्रोटॉन। तो आपको पता है टोटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना होगा टोटल? तो 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस में। और आपको पता है 13 प्रोटॉन मतलब 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो आप कहोगे 0। कितना है बेटा टोटल चार्ज? तो एक एटम में टोटल चार्ज कितना था? 0। तो मुझे बताओ अभी वो इलेक्ट्रॉन केवल और केवल अपनी उन्होंने क्लास को लीव किया है, वो है तो यही। तो इसका मतलब क्या ये कंडक्टर पे जो चार्ज है वो 0 होगा? यानी Q से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी हर कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि नहीं? न्यूट्रल होता है। हर कंडक्टर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो सब क्या क्या बातें धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रही है। कंडक्टर जो कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अगर मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल दूं तो एल्यूमिनियम के बाहरी जो क्लास है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। इस वजह से वो अपनी कक्षा को लीव, क्लास को लीव कर देते हैं। और आपको पता है अपनी ऑर्बिट को लीव करने के बाद क्या होगा? वो रैंडमली ऐसे भटकने लग जाएंगे। इनको बोलते हैं रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपको तो कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अब कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन देखा जाए तो आपको पता है अभी भी
एल्यूमिनियम का जो एक एटम था वो न्यूट्रल था, वो बस इलेक्ट्रॉन ने शेल को लीव किया है। अभी टोटल चार्ज की बात करेंगे कंडक्टर पे तो क्या होगा, शून्य होगा। इसी वजह से हर कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात ध्यान रखना। कभी ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज होता है, कभी भी नहीं कहेंगे, आप कहोगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कंडक्टर के बारे में जानकारी देख रहे हैं, तो हर कंडक्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि उस बात को यहां कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं। तो कंडक्टर वो जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। इलेक्ट्रिकली कैसे होता है, रैंडम, सॉरी इलेक्ट्रिकली कैसे होता है, न्यूट्रल होते हैं। फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है, क्या मैं ये भी कह सकता हूं वो मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आप कंडक्टर कहते हैं। ऐसा भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, तो अब उससे आप कंफ्यूज मत होना, आपने इस बात को भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में लेना है। अभी कहानी कंडक्टर की ही चली हुई है, ठीक। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, ध्यान रखना। क्यों होते हैं, पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन, मान लेते एक बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा शायद। मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी ए। आपको पता है हर बॉडी एटम से मिलकर बनी हुई है। अगर एटम से मिलकर बनी हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे हर बॉडी में, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर बाई चांस मुझे इसे चार्ज करना है तो क्या मैं इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं? अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन परमानेंटली बाहर निकाल दूंगा तो क्या ये बॉडी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि नहीं, यानी प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब क्या मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज कहना चाहिए कि नहीं, मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज कहना चाहिए। और एक बॉडी है बी, इस बॉडी को आपने इलेक्ट्रॉन लाके दे दिए। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन लाके दे दिए। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन लाके दे दोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अधिक, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो किसी बॉडी को चार्ज कहना तभी आप कह सकते हैं उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं यार। हमने स्टार्ट किया था कंडक्टर वर्ड से, कंडक्टर इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन देख के ये मत कह देना कि कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं, क्योंकि बेटा वो इलेक्ट्रॉन अभी बाहर निकले नहीं है। अगर बाई चांस इन इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए तब मैं इस कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज कह दूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। चार्जिंग का फिनोमेना यहां पे मैंने बता दिया। किसी बॉडी को चार्ज कब कहते हैं, जब अनबैलेंस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो, या तो प्रोटॉन ज्यादा हो या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी क्या है बेटा, न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे हर कंडक्टर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल मैंने लिया था एल्यूमिनियम का। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं, देखो बेटा अभी कंडक्टर के बारे में ही जानकारी चली हुई है, और क्या देख लेंगे। अगर कोई बॉडी की हम बात यहां पे करते हैं, है ना, अगर मैं किसी बॉडी की बात करूं और उस बॉडी में हो क्या, जैसे आपने पहले इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और n नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और n नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्या बेटा, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, क्या मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना, आपको कुछ बातें और पता चलेंगी। मैंने कहा, क्या कहा, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। पहले क्या था, दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर थे। अब मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो मुझे बताओ क्या इस बॉडी में स्मॉल n नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बेटा, बताओ बेटा, यस और नो। अरे मैं सिंपली एक बात पूछ रहा हूं, सिंपली, चलो इसको अगर ज्यादा मुश्किल हो रही तो कोई बात नहीं, इनको छोड़ो। पहले ये बात तो पता है आपको, क्या पता है, ये बात तो पता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है।
अगर मैं इससे n इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, क्या बेटा, n इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो जैसे मैं इससे n इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इसमें n प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? पहले बराबर थे ना, पहले बराबर थे कि नहीं? जैसे इसमें मान लेते 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, बराबर थे। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कंपैरेटिवली अनबैलेंस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 6, प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो अब मुझे बताओ क्या 4 प्रोटॉन ज्यादा हो गए? तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस बॉडी में 4 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? वैसे ही n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो n प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं इस पे चार्ज है कितना, तो आप इसको लिखते हैं एन ई प्लस, ई प्लस फॉर द चार्ज ऑन प्रोटॉन। भाई एन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गए, एन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो उसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इस बॉडी पे चार्ज का पता चल जाएगा। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? इस बॉडी पे चार्ज हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन अगर मैं दूसरी लूं, मेरे पास बॉडी बी है और मैं इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता हूं। पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, मैंने इसको n इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब मुझे बताओ अगर n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका मतलब यहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये बॉडी n इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज। अब इस बॉडी पे चार्ज है कितना, उस बात का पता करने के लिए n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कर दूंगा कि नहीं? तो मुझे बताओ इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज का पता, सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज का पता चल जाएगा कि नहीं? आया ना? यस और नो? तो किसी बॉडी को चार्ज कहना या ना चार्ज कहना, अनचार्ज कहना, वो डिपेंड करता है अनबैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो मैंने बात स्टार्ट की थी कंडक्टर्स को लेके, लेकिन कंडक्टर्स में बातें निकल निकल के क्या सामने आ रही हैं, उन चीजों को हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है। कंडक्टर स्टार्ट किया था, कंडक्टर में मैं केवल कंडक्टर के बारे में एक डेफिनेशन लेके नहीं छोड़ना चाहता, हर वो बात बताना चाहता हूं जितनी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कंडक्टर के बारे में। देखो सबसे तो पहले मैंने डेफिनेशन ही लिखी, डेफिनेशन लिखी, यहां पे एक नया वर्ड मिल गया चार्ज। अब चार्ज क्या होता है ये पता होना चाहिए कंडक्टर में आगे बढ़ने के लिए। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज को लिखा मैंने द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, उसे अब क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। अब क्या हुआ, तो फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो केवल दो ही है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रॉन में भी होता है प्रोटॉन में भी होता है। कितना होता है? इतना होता है। आप कहोगे सर सेम चार्ज होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अलग अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है इसकी प्रॉपर्टी, तो उसका नामकरण कर दिया गया, एक को नेगेटिव कह दिया गया एक को पॉजिटिव कह दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कह दिया गया और प्रोटॉन को पॉजिटिव कह दिया गया। क्लियर? क्या ये मास पार्टिकल्स होते हैं? बिल्कुल इनमें मास भी होता है, मास पार्टिकल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं, अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें अंदर क्या होता है? चार्ज, एक प्रॉपर्टी है, उसी की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। चार्जेस के बारे में बातचीत चली हुई ना। उसके बाद आपको पता है कंडक्टर में फिर से वापस लौटते हैं, और कंडक्टर के लिए मैंने क्या कहा, मान लेते हैं एल्यूमिनियम का एक वायर लिया आपने। एल्यूमिनियम का जो आपने वायर लिया, उस वायर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? मैंने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो बाहरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंडेड है क्योंकि ऑक्टेट के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 है, तो लूजली बाउंडेड, ऐसी वजह से आसानी से लूज हो जाएंगे, और आपको पता है वो रैंडमली इसमें भटकने लग जाएंगे। तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, वैसे ही हजारों लाखों एटम से ये पूरा वायर मिलकर बना हुआ था, तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडमली भटक रहे होते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर देखा जाए तो एटम जो था उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। अब भले ही एटम को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन वो है तो इस कंडक्टर के अंदर ही, तो अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या है वो बराबर है। इसी वजह से आप कंडक्टर को हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। तो मतलब कंडक्टर के बारे में दूसरी बात क्या पता चल गई, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर फिर चार्ज क्या होता है,
मतलब एक बॉडी को हम चार्ज कब कहेंगे, तो मैंने उसका एग्जांपल दिया कि अगर किसी बॉडी को चार्ज कहना है तो उसमें अनबैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डेवलप करने पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। आप कहोगे सर प्रोटॉन को निकाल और डाल क्यों नहीं सकते, क्योंकि बेटा प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा होता है, न्यूक्लियस के साथ, उसको बाहर निकाला नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को ही निकाल डाल सकते हैं, दैट्स व्हाई ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगर किसी बॉडी पे चार्ज को मेजर करना है तो चार्ज किसी बॉडी पे कितना होता है, मान लेते हैं इस बॉडी पे मैंने n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसमें n प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अगर n प्रोटॉन ज्यादा हो गए इसका मतलब इस पे चार्ज कितना हो गया, n का मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन से कर दिया गया है, जाए तो इस बॉडी पे चार्ज का पता चल जाता है। वैसे ही ये चीज है, वैसे ही ये चीज है। इसमें क्या है कि अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, तो यहां पे n इलेक्ट्रॉन अगर डाले जाएंगे तो इसका मतलब इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसका मतलब ये बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। उस पर चार्ज कितना है तो n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट पता आपको चल जाता है। क्लियर है बेटा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो शायद कंडक्टर क्या होते हैं ये बात आपको पता चल गई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये भी बात आपको पता चल गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे एक बात निकल के आई। क्या निकल के आई, यहां पे डायग्राम बना हुआ तो यहीं पे समझ लेते हैं इस चीज को। आपको पता है इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसे, रैंडम मूविंग। कैसे बेटा, रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि उल्टी दिशा में इधर उधर कहीं भटक रहे भटक रहे। इनको कोई दिशा नहीं दी, दिशा नहीं दी गई। अब क्या हुआ, हुआ ये कि मैंने कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से इनको एक दिशा मिल गई। वो अभी क्या किया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्या हुआ, ये चार्ज जो है वो एक डायरेक्शन में जाने लग गया, तो अगर मैं यहां पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, अब सर कहोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे एक वायर, सिलेंड्रिकल वायर होता है, अगर मैं इस वायर को ऐसे कट कर दूं तो ये वाला जो सरफेस होता है ना, ये वाला जो सरफेस, कटिंग के बाद जो सरफेस होता है उस सरफेस को आप क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन रीजन। ऐसा कि अगर मैं इस वायर को यहां से कट कर दूं तो एक ऐसा सर्कुलर सरफेस मिलेगा कि नहीं, सर्कुलर सरफेस मिलेगा। अब एक बात ध्यान से देखो कि यहां से इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाने क्यों लग गए, अभी पता चल जाएगा आपको, लेकिन जाने लग गए उसका रीजन अभी पता चलेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक क्रॉस सेक्शन रीजन, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन रीजन, किसी क्रॉस सरफेस रीजन, क्रॉस सरफेस रीजन से कितने समय में, क्या कितने समय में कितना आवेश निकलता है अगर इस बात का मेजरमेंट कर लिया जाए तो कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, मान लेते हैं कि इस सरफेस से n इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन इतना जा रहे हैं। तो अगर n इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता है कितने समय में, इससे निकलने में कितना समय लगता है, उसे t समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा, t समय। तो सरफेस एरिया कितना था, a, तो a सरफेस एरिया से क्यू चार्ज t समय में निकल रहा है। अब क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, n, तो अगर n में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकलने वाले चार्ज का पता चल जाएगा। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, n, तो टोटल चार्ज कितना, इतना होगा कि नहीं। अरे होगा कि नहीं बेटा, यस और नो, होगा कि नहीं, बोलो बेटा, यस और नो। होगा, क्लियर बेटा। तो आपको पता है कि अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, मैंने बोला ना कि एक वायर को अगर इस टाइप से कट कर दिया जाए तो एक
सरफेस मिलेगी, उस सरफेस से कितने समय में, मान लेते टी समय में, कितने समय बेटा, टी समय में कितना चार्ज निकल रहा है। अगर कितने चार्ज का पता करना है, कितना चार्ज वहां से निकल रहा है पता करना है, तो मान लेते एन इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई माइनस मान लेते हैं, उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। एन चार्ज है तो आपको पता है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना चार्ज यहां से निकल रहा है। ठीक है, अच्छा इस बात को यहां पे समझे। यहीं पे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं। आपने कभी भी एरोप्लेन, अगर मैं एरोप्लेन की बात करूं, एरोप्लेन की बात करूं, तो एरोप्लेन में भी एक यहां पे टर्बाइंस टाइप लगे होते हैं, आपने साइड में लगे होते हैं, एरोप्लेन के साइड में अगर देखो तो आपको पता है साइड में इंजन लगे होते हैं, क्या बेटा, इंजन ऐसे यू लगे होते हैं कि नहीं, और इसमें एक बड़ा सा फैन लगा होता है, क्या बेटा, बड़ा सा फैन लगा होता है, बड़ा सा फैन। ठीक है, जो फैन बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है, और आपको पता है हवा को अपनी तरफ खींचता है और इधर से निकालता है, इधर से खींचता है और इधर की तरफ निकालता है। तो अगर मैं पूछूं इतने एरिया से कितनी हवा, कितनी हवा, यहां पूछ रहा हूं मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितनी हवा कितने समय में, कितने समय में, समय में, कितनी का मतलब होता है बेटा मास, मास एम, मास ऑफ एयर, कितने समय में, टी समय में, कितनी, आपको पता है उससे क्या कहते हैं, उसको बेटा एयर करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एयर करंट कहते हैं, उसे आप एयर करंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ऐसी किसी एक रीजन से कितने समय में कितनी हीट निकल रही है, उसे आप हीट करंट कहते हैं। वैसे ही बेटा इसे क्या कहते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज with respect to time, with respect to time is called electric current, electric current कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने समय में कितना चार्ज यहां से निकल रहा है, तो आपको पता है करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, कितना चार्ज क्यू, कितने समय में, टी समय में, क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एन ई से डिवाइडेड बाई टी। मुझे बताओ क्या यहां से इलेक्ट्रिक करंट का पता चल जाएगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक करंट का पता चल जाएगा, यानी हाउ मच charge flow through this area of cross section in a particular time period, that is called electric current, like water current, air current, heat current। वैसा ही ये क्या कहने लग जाते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहने लग जाते हैं। Is this okay or not? तो कितने समय में कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज निकल रहा है, उससे आप क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर मैं चार्ज की यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलॉम, ठीक है, और समय मतलब टाइम, कूलॉम पर टाइम मतलब सेकेंड, तो कूलॉम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या फिर कूलॉम पर सेकेंड को आप एक नाम और देते हैं एम्पियर, क्या बेटा, एम्पियर। तो ये बेटा एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई, इट्स एम्पियर, एम्पियर, क्लियर। अगर मैं चार्ज की यूनिट बोलता हूं दैट इज कूलॉम, and how much charge associated with the electron, that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and how much charge associated with the proton, that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। तो आपको पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है चार्ज की यूनिट। वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर भी कह सकते हैं और कूलॉम पर सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज कितने समय में निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अभी आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ऐसी शॉकिंग सी बातें बताऊंगा जो थोड़ा बहुत आपको अनरियलिस्टिक से लगेगा। कई बार आपके मुंह से निकलता होगा सर करंट लग गया, करंट लग गया। अब सिंपल एक बात बताओ, जो चीज फ्लो है किसी को फ्लो कैसे लग सकता है, वो भी शॉक के फॉर्म में, शॉक के फॉर्म में। तो बेटा इसे करंट लगना ना क्या कहा जाए, कुछ और कहा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। करंट लगना हम यूज टू वर्ड, आपको पता है हम रियल लाइफ में उन वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये अगर आपको बताना है तो आप ये कहोगे कि एक अगर वायर है, उस वायर से इमेजिन करके देखो यार,
एक वायर है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज कितने समय में गुजर रहा है, उससे उसका इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाया जा सकता है। जल्दी निकल जाएगा तो करंट ज्यादा होगा, धीरे धीरे निकलेगा तो करंट कम होगा। होगा कि नहीं? इस टाइप से आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस और नो? तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपने हमेशा एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस करना है और अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना। ठीक है, आगे की बातचीत करें। आगे की बातचीत में दिमाग में यह बात आती है कि यार ये सर अभी तो रैंडम मूविंग थे, आपने कहा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन्हें भेज दो, तो इसकी वजह क्या है? ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गया? ये दिमाग में बात आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि सर ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन सर ये एक रास्ते में कैसे जाने लग गए? पहले तो भटक रहे थे, ये एक रास्ते में कैसे जाने लग गया? तो उसको भी यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सकता। अब एक बात बताता हूं आपको कि अगर आपके पास कोई वायर है, अगर कोई आपके पास एक वायर है लाइक दिस, एक वायर है, ये वायर है, ओके, और इसमें रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं? मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे इन इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल जाए, तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं बेटा हम, बैटरी। क्या बेटा? बैटरी। एक शब्द यूज करते हैं, दैट इज बैटरी। ये आपके पास क्या है बेटा? बैटरी। बैटरी क्या? आप इसके अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं, तो बैटरी लगा देते हैं, लेकिन आपको पता है बैटरी ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से ऐसा होता है? मैं बता देता हूं। बैटरी का एक टर्मिनल जो होता है ना, ये वाला और ये टर्मिनल, ये होता है बेटा पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हुआ बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, मतलब ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, यानी पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव चार्ज। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इधर की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं? इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां था, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे भी होंगे, लेकिन सब पे लगने वाला फोर्स किधर की तरफ हो जाएगा? इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बेटा एक दिशा मिल गई कि नहीं? फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन किधर चलने लग जाएंगे? इधर की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो क्या कुछ इस टाइप से होने लग जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी का रोल क्या है, तो आप कहोगे जो रैंडम मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें दिशा देना, उन्हें दिशा देना। इधर की तरफ फोर्स लगने लग गया, है ना? तो सर बैटरी, चलो ठीक है, ये बैटरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगने लग जाता है, और फोर्स लगने की वजह से इस टाइप से ऐसा मूव करने लग जाते हैं चार्जेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपकी है। ठीक है, अब वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट कहां पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन आके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होंगे, और आपको पता है उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल आगे थ्रो कर देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। आप इतना समझ लीजिए बस कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को आगे थ्रो कर देगा, तो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन इधर आए उतने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह है कि कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे अभी भी उतने ही बने रहेंगे लगातार, बस केवल एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा, बट उतने ही बने रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ। इस डायरेक्शन में फ्लो को, इसको बोलते हैं बेटा कन्वेक्शनल करंट। क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट। और आपको पता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी
तो आपको पता है कि जो अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिकल करंट किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आपसे इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आप? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट है द एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये। तो आई किधर फ्लो करेगा? आई कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा। आई की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है? ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको एक बात समझ आई कि यार बैटरी कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक पाथ मिल रहा है, पाथ मिल रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखा जाए तो क्या बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रही तो काम कर रही है? यानी द बैटरी इज लायबल टू डू वर्क, द बैटरी इज liable to do work, बैटरी इज लायबल टू डू वर्क। यहां पे क्या कर रही बेटा? बैटरी काम कर रही है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसका मतलब बैटरी इज लायबल टू डू वर्क। यहां पे बैटरी काम कर रही है। ठीक है? अब इस काम को यहां पे कुछ दूसरा नाम दिया गया है, बताता हूं। वो बैटरी कुछ पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रही, कुछ चार्ज को ऐसे घुमा के लेके आ रही कि नहीं, पूरा चक्कर लगा रही ना। तो द वर्क डन to move unit charge from one end to another end of conductor आपको पता है कि ये बैटरी क्या कर रही है? बैटरी एक एंड से चार्ज को दूसरे एंड तक लेके आ रही है कि नहीं, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा आप उसे? पोटेंशियल डिफरेंस। उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है? एक नया वर्ड आपको जानने को मिला, पोटेंशियल। काम कर रही है, ठीक है, लेकिन यहां पे काम को वर्क डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, यहां पे काम को आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को यहां से लेके यहां तक ऐसा लाने में जितना वो काम करती है, उससे कहते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का इक्विवेलेंट मीनिंग वर्क ही होता है। ठीक है? तो बैटरी कितना काम कर सकती है कभी डायरेक्टली लिखा नहीं जाएगा, बैटरी को लिख दिया जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है। इस एंड का पोटेंशियल VA है, इस एंड का पोटेंशियल VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? तो बेटा कभी भी बैटरी की जो रेटिंग लिख के आती है वो ये नहीं लिख के आता कि कितना काम कर सकती है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख के आता है। क्या लिख के आता है बेटा? अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो हाउ कैन यू डिफाइन दिस टर्म? दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मानते हैं क्यों चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहा है, तो आप इसे लिखते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या फिर आप इसे लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं बेटा? आप इसे वोल्ट लिखते हैं। ठीक है? क्लियर बेटा? तो यहां पे एक आपको नया वर्ड सीखने को मिल गया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क बेसिकली इलेक्ट्रॉन को पुश कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके कौन आ रहा है? बैटरी लेके आ रही है। तो बैटरी कार्य कर रही है, काम कर रही है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं लिखेगा कि बैटरी ने इतना जूल वर्क किया। बैटरी की जो रेटिंग लिख के आती है वो पोटेंशियल डिफरेंस से लिख के आती है। मान लेते बैटरी में कभी भी इतना लिखा हुआ कि ये इतना जूल काम करेगी, रेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस से होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन करोगे बेटा, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो हाउ मच वर्क इज टू बी डन बाय द बैटरी, दैट इज W ऑन द चार्ज इज Q. So how can you calculate the potential difference? Like this, joule per coulomb or volt. Is this okay or not? Is this okay or not? तो आपको पता है यहां पे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बाद एक वर्ड और जानने को मिल गया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इज दिस ओके और नॉट? मान लेते हैं
एक बात यहां पे समझते हैं, मैंने कहा एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की है, यानी अगर एक बैटरी की रेटिंग जो है वो बेटा रेटिंग क्या है 12 वोल्ट है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 वोल्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 वोल्ट? हाउ कैन डिफाइन द टर्म 12 वोल्ट? यू कैन डिफाइन 12 वोल्ट यूजिंग 12 जूल वर्क ऑन 1 कूलॉम चार्ज। सिंपल, यानी एक कूलॉम चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में बैटरी कितना काम कर सकती है? 12 जूल काम कर सकती है। तो उसकी रेटिंग कितनी होगी बेटा? वो 12 वोल्ट के बराबर होगी। सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 वोल्ट? 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल work is to be done on 1 coulomb charge. Is this okay or not? 1 joule work is to be done on 1 coulomb charge is equivalent of 1 volt. तो अगर किसी बैटरी में 12 वोल्ट लिखा है, so how much work is to be done by the battery? That is equal to 12 joule on 1 coulomb charge to transport one position to another position, one end of the conductor to the another end of the conductor. आप इस टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा एक वर्ड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एक वर्ड हमने सीखा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इज दिस ओके और नॉट? तो यार ये कुछ हमने वर्ड सीखे, इसी प्रकार हम आगे चीजों को लिखते के चलते जाएंगे। सिलेबस को कैसे एंड करेंगे, सिलेबस पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा कि हमें सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने, बेसिक्स क्लियर करने के बाद मतलब ऐसे इस टाइप से चीजों को इमेजिन करना है। उसके बाद बेसिक्स क्लियर होने के बाद आपको पता है कि आपने जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज पे जाना है। उसके जो एग्जांपल्स हैं या फिर मिडिल में जो बॉक्सेस, ब्लू कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको करनी है और एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आपको डिलीवर कर दूंगा जिससे वो क्वेश्चंस भी आप वहां पे हैंडल कर पाए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करने वाले थे। एक्चुअली ओम्स लॉ की बात भी हमें करनी थी, लेकिन फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक लिमिटेड टाइम के लिए लेक्चर क्रिएट करना जिससे आप बोर भी ना हो। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम सीरीज में ही हम लेक्चर को लेके चलेंगे। आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी टाइप की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।